अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो के साथ ये है इमरान हसन और ये है अमला हसन। अ वेरी गुड मॉर्निंग आई मस्ट से। वीक का दूसरा दिन जिसके हम बारे में हमेशा कहते हैं देयर आर ऑलवेज ट्यूसडे ब्लूज और मंडे ब्लूज की जगह, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज वीक का दूसरा दिन आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़बरदस्त नहीं भी हुआ, एवरेज भी स्टार्ट हुआ है तो कोई बात नहीं। ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, वर्क प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, कोई और सोशल प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। और सबसे प्रेशर से मुझे एक बात याद है, सॉरी प्रेशर से एक बात याद है, इस्लामाबाद यूनाइटेड पे कुछ प्रेशर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रेशर ले गई। कल हमने शो के एंड पे ये कहा था कि देयर इज अ वाइब कि शायद मुल्तान जीत जाए। दिल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कल इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत सकी। लाजमी नहीं है कि आप हर मैच जीतें। आज का मैच बड़ा क्रूशल होने वाला है। पीएसएल की बात आप छेड़ देती हैं, फिर वो कहानी रुकती नहीं। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या, मुझे एक पॉइंट मिला क्योंकि रोज तो मैं लाहौर कलंदर्स की बात पे अपनी लेकिन कल बहुत बुरा खेली इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन मैंने कहा आज मुझे पॉइंट मिला तो मैं इंटरप्ट कर। असल में जिस वक्त कोलिन मनरो पहले शुरू में ही आउट हो गए तो उन पर प्रेशर पड़ गया। ये बातें हमने करनी है प्रोग्राम के बीच में भी, इस पे तजिया भी लेंगे। लेकिन आज पीएसएल के लिए अच्छा दिन है और कल बड़ा गर्म दिन था। आज पीएसएल का फाइनल किसके दरमियान होना है ये फैसला हो जाएगा। और मुल्तान ऑलरेडी पहुंच गई है ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आगे शायद प्लेऑफ्स में भी ना जाए। आज इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सी टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के साथ खेलेगी। सो मुल्तान सुल्तान्स के लिए एक अच्छा, कल रिजवान की बॉडी लैंग्वेज से भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इस पर हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने ट्यूसडे का जिक्र किया। नॉर्मली आपको पता है कि आपने कभी पढ़ा हो अपने ज़ोडिएक साइन में? मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ा लिखा हूं। आपने कभी अच्छा ज़ोडिएक साइन जल्दी से टाइम कम है। हाँ मैंने नहीं बताना। अच्छा आप खुद मंगल के हवाले से हमें नहीं पता, ये इनका कोई ख्याल है? लेकिन साइंस थी मेरी, मैं साइंस फिलॉसफी झाड़ने लगी थी, आपने इंटरप्ट कर दिया। अच्छा चले जी, ये इस अगले 2 घंटे में साइंस चलती रहेगी, इस साइंस के साथ और इस यकीन के साथ कि हमारे साथ इनके साथ चलता आज की हेडलाइंस देखते हैं। पाकिस्तान अमन में शराकतदार लड़ाई में नहीं, अमरीका को इनखला से पहले अफगान मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। गुर्बत का सारा ड्रामा है, महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा। वजीर दिफा परवेज खटक की नेशनल असेंबली में अनोखी मंतक। कोरोना कंट्रोल के लिए वैक्सीन की खुराक आ गई, मुल्क भर में साइनोफार्म और साइनोवैक लगने का अमल जारी। फ्रूट लेदर क्या है, घरों में कैसे बना सकते हैं, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी दुनिया के 5वें बड़े स्टेडियम कज़ाफी स्टेडियम की। हालांकि वैसे आपकी ये हेडलाइन पढ़ना बनती नहीं थी, लेकिन आपने जितने लहक के हेडलाइन पढ़ी है ना और ये जो आप ज़ल्मी के साथ सारी यकजहती कर रही हैं आज, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत से लोगों ने भी नोटिस किया होगा। खैर बताते हैं आपको आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, बड़ी खबर में आज हम मुल्की सियासत की बात भी थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात हमने करनी है, जो इस वक्त आलमी सतह पर इस पर बहुत ज़्यादा बहस जारी है। पाकिस्तान में 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हुए, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद की सूरत हाल पर इस वक्त खदशात का इजहार किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का जो असर और रसूख है वो बढ़ता जा रहा है। तालिबान की अफगान फोर्सेस के साथ अब जो खबरें आ रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाई हो रही है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक तालिबान ने 6 हफ्तों में अफगानिस्तान के 70 अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान के 421 अजला में से 131 अजला पर कब्जे का दावा भी कर दिया है। इसके साथ बात की जाए, तालिबान की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि गैर मुल्की फौजों के इनखला के बाद अफगान फौज 5 दिन भी नहीं गुजार सकती। इसके साथ साथ तालिबान ने अमरीकी फौजों के निकलने के बाद अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम राज करने का भी ऐलान कर दिया है। तालिबान की पेशकदमी और अफगान फौजियों की पसपाई के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने वजीर दफा, वजीर दाखिला और आर्मी चीफ को ओहदों से फारिग कर दिया है। अफगान की मकदूर सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानी हम मनसब अशरफ गनी और अफगानिस्तान के आला मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला को तलब कर लिया और 25 जून को व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात भी होने जा रही है। इस हवाले से अफगानिस्तान की खराब सूरत हाल के बायस पाकिस्तान पर भी एक तरफ दबाव बढ़ा है और अफगानिस्तान की सूरत हाल की निगरानी के लिए पाकिस्तान से फ़ज़ाई अड्डों का मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल, ये खबरें भी बहुत सरगर्म रही और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान
खान ने अमेरिकन टीवी के ऊपर इस इबाम को क्लियर भी किया और हमारे शो के अंदर भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस बात को क्लियर कट बताया आवाम को कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा, कोई इंटेंशन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा अमरीकी जंग और ड्रोन हमलों के खिलाफ रहे हैं और अब प्रेशर के बावजूद उनका जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी क्लियर है, बड़ा ब्लंट है हमें कहना चाहिए। और उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका को फ़िज़ाई अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अब किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात जो वज़ीर आज़म ने की, जो कि बड़ी वैल्यूएबल है, वो ये है जी कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन में शराकतदार हो सकता है, लड़ाई में शराकतदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान के सर पे IMF, FATF और दीगर जो तलवारें हैं वो तो लटक ही रही हैं। पाकिस्तान इस सिचुएशन से एक बार फिर इस जंग से अपने आप को अलहदा रखने के लिए भरपूर तरीके से पाकिस्तान की क़यादत अपना मौक़िफ़ दिया है। हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन कबल इसके कि हम उनसे इस हवाले से बात करें, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की सालगिरह भी है तो और ज़रूरी समझते हैं कि शाह साहब को हम विश भी करें। शाह साहब, एक तो वेलकम आपको शो में और आपको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। क्या हाल चाल है, आप ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, थोड़ा सा एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर एक क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि जब तक ये मामला सेटल नहीं होता 9/11/2021 तक, उस वक्त तक ये मामला लगता है कि इस किस्म की जो इबाम है, इस किस्म की सूरत हाल रहेगी। लेकिन फिल वक्त जो एक मुबहिम सी शक्ल हमारे सामने है और इसके ऊपर जो अफगानिस्तान क़यादत का रद्द-ए-अमल है जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना नहीं है। आप भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कह चुके हैं कि ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। अब पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, आपने सही निशानदेही की है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और एक हमसाए होने के नाते जिसकी ख्वाहिश है कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, हमें फिक्र यकीनन है। आपने खुद ही फरमाया अभी कि अभी हालिया फैसला हुआ है और सदर अशरफ गनी साहब ने अपने आर्मी चीफ को, अपने वजीर दिफा को, अपने जो वजीर दाखिला, सबको उन्होंने तब्दील किया है। अब इन हालात में ये तब्दीली जो है इस बात की निशानदेही करती है कि वो खुद हालात से मुतमईन दिखाई नहीं देते। तो जाहिर हुआ ना कि अब वो अमेरिका भी तशरीफ ले जा रहे हैं 25 को और उनके हमरा जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल्ला से चंद रोज पहले मेरी मुलाकात हुई है तुर्की में और बड़ी मुफीद मुलाकात हुई। मैंने उनका नुक्ता नज़र सुना और उनका नुक्ता नज़र सुनकर मेरी परेशानियों में कुछ इजाफा हुआ, क्योंकि वो जो दाखिली सूरत हाल है अफगानिस्तान में वो तशवीशनाक है। इसलिए इस वक्त वहाँ कोई रब्त और कोई इत्तफाक दिखाई नहीं देता कि सुलह करनी है, मज़ाकरात करने हैं तो कैसे करने हैं, उस पर भी इत्तफाक नहीं है। इस काउंसिल है, उसमें बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, लेकिन इत्तफाक दिखाई नहीं देता। और इस वक्त जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है उसके अंदर भी खासी जो नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ है। तो इस क्रूशल पीरियड जहाँ विड्रॉल हो रहा है और 60% के करीब विड्रॉल हो चुका है, अगर हुकूमत के अंदर इत्तफाक नहीं हुआ इंगेजमेंट का, तालिबान से मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार रहते हैं, ये सूरत हाल परेशान कुन है। ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब, चूंकि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी हमने इंटरव्यू सुना, उनका भी मौक़िफ़ बहुत टोक है फ़ज़ाई अड्डों के हवाले से, आपने भी बहुत खुलकर इस हवाले से कहा। फ़ज़ाई अड्डों के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इसके बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या है, हम ये भी जानना चाहेंगे। और इसके साथ साथ अगर दीगर हवाले से IMF के हवाले से, FATF के हवाले से, आलमी बैंक के हवाले से अगर प्रेशर बढ़ता है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बरमला कह चुका है कि हम अमन के शराकतदार हैं। आपने उसको जिक्र किया अपने इब्तदाई गुफ्तगू में, हम पार्टनर्स इन पीस बनने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, एक तारीख है, उसमें जाने का वक्त नहीं है, लेकिन हम दुनिया के साथ हैं, हम ताउन करेंगे, हम अफगानिस्तान के अमन के ख्वाहिशमंद हैं। हम वहाँ जो मफाहमती अमल है उसको बढ़ाने के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं, करना चाहेंगे और कर रहे हैं।
पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट वहाँ रिकंस्ट्रक्शन है, सही। रिहेबिलिटेशन है, अफगान रेफ्यूजीज की वापसी का प्लान है, इन सब चीजों पे मिल बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। ठीक। लेकिन वहाँ की आई क्या हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है शाह साहब, लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है और आप पाकिस्तान के सियासी नशेब फराज से बखूबी वाकिफ़ हैं, अहम मुद्दों पे पहले भी आप जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। हमेशा अमेरिका को इस किस्म के इनकार की कीमत होती है, वो कीमत रही है और हमारी तारीख गवाह है कि वो कीमत बड़ी तुर्श और तल्ख होती है। अगरचे के बहुत सारे मामलात पे जिस तरह का स्टैंड अब लिया जा रहा है, अगर हम आज से 20 साल पहले लेते तो शायद मुल्क उतनी दहशतगर्दी, उतनी परेशानी का शिकार, मुआशी परेशानी का शिकार ना होता। तो शुड वी थिंक कि इस इनकार की भी खुदा न खास्ता कोई कीमत हो सकती है और पाकिस्तान की क्या अपनी हिकमत अमली मुकम्मल है इस चीज़ को लेकर? बिकॉज अमेरिका सुपर पावर होने के साथ साथ बहुत से मामलात में हमारा बहुत अहम इत्तेहादी भी है और अहम मुल्क है, दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका अहम मुल्क है, बिल्कुल है, और हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। देखिए हमने क्या करना, हमने देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारियां कहाँ कहाँ हैं। हम बारहा कहते रहे कि हमने इतनी जानी कुर्बानी दी है, इतना अपनी तवज्जो भी सरहद पे रखी है, जानते हुए कि मशरकी सरहद की तरफ से हमें कोई हमारे लिए आसानियां नहीं की गई। देखे ना, दुनिया हमसे तवक्कुआत लगाती है वजह तौर पर, तो कुछ हमारी जरूरियात भी तो हैं जिनसे वो सरफे नजर नहीं हो सकते। हम अगर कहते हैं कि वेस्ट की कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आए दिन हमें अपनी पीठ की फिक्र रहती है, हमें मशरकी सरहद की फिक्र रहती है और वहाँ की जो सूरत हाल है वो भी बहुत पेचीदा हो चुकी है। तो ये हमारा ये जो हमारी जो फिक्र है ये नाजायज नहीं है, ये जायज फिक्र है और दुनिया को इसको समझना चाहिए। फिर आपने कहा IMF, देखिए पहली बात तो ये है कि हम IMF की पास गए क्यों। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, एक दहाई जो पिछली गुजरी है जिसमें दो हमारी जमातें जो आज पार्लियामेंट में तकरीरें कर रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, IMF में धकेलने के मौजूद तो वो हैं, उनकी कारकर्दगी है, उनकी नाकिस मनसूबा बंदी है, उनकी वो खुर्द बुर्द है जिसने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। अब हमने इक़दाम उठाए हैं। देखिए ये कह देना कि IMF जो भी कहता है गलत है, ये भी दुरुस्त नहीं होगा, और ये कह देना कि IMF ने जो कहा हम मनोअन कबूल कर लें, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमने बहुत से पिछले 3 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत ने बहुत से कदम उठाए जो कि आसान नहीं थे और उन इक़दामात से अवाम पर बोझ पड़ा है, हमें उस एहसास है। अब हम समझते हैं कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी में ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को तरजीह देनी है, तो इसलिए हमने अपनी खिदमत अमली इस बजट में पेश की है जिसको दुनिया ने सराहा है। आज आप देखें, आप ले ले, आप जितना ताजिर तबका है, रफ्तार है, सरमायाकार है, काश्तकार है, किसान है, इस बजट से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। तो हम IMF देखिए, हम IMF के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, हमें इनकार नहीं है, लेकिन हम IMF पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को गिरवी नहीं रख सकते। एक दूसरा आपने जिक्र किया FATF का, देखिए FATF में भी ये तोहफा भी हमें मुस्लिम लीग नून दे के गई। हम जब आए हैं, PTI गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे जा चुका था। इसके जिम्मेदार कौन है? उसका हुक्मरान है। हम तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से आज मैं दुनिया में जहां जा रहा हूं, वज़ीर खारजा से मिल रहा हूं, वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि इन 3 सालों में जो इक़दाम उठाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने में, किसी माजी की हुकूमत ने नहीं उठाए और 27 के 27 आइटम्स जो हैं वो हमने तकरीबन पूरे कर दिए हैं। आज कोई टेक्निकल जवाब नहीं रहा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखने का। लेकिन वो दोबारा से चहपगोइयां होने लग गई हैं कि कहीं शायद इस मामले की वजह से कोई प्रेशर पाकिस्तान पे दोबारा ना आ जाए। यू आर राइट, पाकिस्तान ने बड़े सिग्निफिकेंट इक़दाम किए। मैं उसको भी जवाब देता हूँ। देखिए भाई, मेरे मोहतरम दोस्त, अर्जी है प्रेशर्स आते हैं और कौमों को प्रेशर्स बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने देखना है कि वो प्रेशर जो मुल्क के मफाद में है
हमें उठाना है। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, एक तो साबिक वजीर आजम और नून लीग के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक टीवी शो में ये कहा कि ये जो अमेरिका को अड्डे देने का मसला है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हुकूमत अमेरिका की ये बात कह चुकी है ऑफिशियली कि जी पाकिस्तान ने हमें अड्डे दे दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मामले को फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना चाहिए और इस पे कंसेंसस होना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? शाहिद खान अब्बासी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और जिम्मेदार ओहदों पे रहे हैं। मेरा उनके साथ एक पुराना दोस्ताना भी रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्हें ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। क्लियर कट पाकिस्तान कह चुका है कि कोई अड्डे नहीं है, वज़ीर आज़म कह चुके हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते बहस होनी चाहिए। जब बहस की बुनियादी नहीं है और मैंने सेनेट पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि पाकिस्तान ने न ये है न देने का इरादा है, तो बहस तो खत्म हो गई, ठीक है ना। बहस की गुंजाइश क्या रहती है? जो आप चाहते हैं वो हमने अमली तौर पर कर दिया, तो बहस कहाँ रहे, बहस की गुंजाइश कहाँ है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। शाह साहब, मकबूजा कश्मीर की भी थोड़ी सी बात करें। जो सूरत हाल है उस पर मोदी सरकार ने जो 24 जून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या आपको लगता है कि जो आलमी दबाव एक बिल्ड हुआ है, इससे मोदी सरकार मजबूर हुई है कश्मीर की आईनी जो हैसियत है उसको बहाल करने के हवाले से? देखिए 5 अगस्त 2019 के जो बीजेपी सरकार के इक़दाम थे ना, वो पड़ गए। उनका ख्याल था उससे खुशहाली आएगी, बहुत पसंद किया जाएगा, कश्मीरी वाह वाह करेंगे। वो उसके बरक्स हुआ है। कश्मीरी उन इक़दामात के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। वो कश्मीरी जो माजी में उनके साथ गुफ्तगू करते थे, ताउन करते थे, हुकूमतों में हिस्सेदार होते थे, उन्होंने भी अपने आप से ताल्लुक कर दिया और यकतर उनको मुस्तरद कर दिया। ठीक, जो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में लोग हैं वो तो मतलब बड़ी वाज़ेह उनका मौक़िफ़ है, तस्लीम ने। तो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार या उस पार जहां जहां कश्मीरी है, मैं कहता हूं एक इंडिपेंडेंट एक सर्वे करवा लिया जाए दुनिया में कहीं। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवा ले, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन पोल की मैं दावत दे रहा हूं हिंदुस्तान को, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन पोल की दावत दे रहा हूं दुनिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में, जहां जहां कश्मीरी बैठा है। मेरा चैलेंज है, एक वहां सर्वे करवा ले, ओपिनियन पोल ले, एक रेफरेंडम करवा ले। 5 अगस्त के इक़दामात कश्मीरियों को कबूल है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहता बात खुल के सामने आ जाएगी। अगर आज उस सरकार में हिम्मत है तो मैं कह रहा हूं ऑफ एन इंडिपेंडेंट रेफरेंडम 5 अगस्त 2019 के पर कश्मीरी क्या कहते हैं, दुनिया जहान में जहां कश्मीरी बैठा है वो क्या कहता है, और अगर वो उनको मुस्तरद कर दे, क्योंकि वो कर चुका है, तो फिर हिंदुस्तान को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी होगी। आज जो 24 जून को कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, पर हकीकत ये एतराफ है कि सब अच्छा नहीं है। अब देखिए उसमें से क्या निकलता है, उसमें कौन मुद्दे किए जाते हैं, कौन वहां जाता है, एजेंडे में क्या है, उसमें से निकलता क्या है, उस पर कमेंट करना कबल वक्त है। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए एक चैलेंज दे रहा हूं पूरी हिंदुस्तान की सरकार को। ये अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, 24 जून की मीटिंग होनी है, उससे पहले मैं एक चैलेंज फेंक रहा हूं। अगर आप में हिम्मत है तो 5 अगस्त 2019 के जो आपके इक़दामात हैं, पूरी दुनिया में कश्मीरी से इसकी राय ले ले, क्या वो इसके हक में है या इसके खिलाफ है। राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। मे यू हैव अ गुड डे एंड गुड रेस्ट ऑफ द लाइफ दैट यू मे यू लिव लॉन्ग। आपके लिए दुआएं हमारी ढेर सारी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जो कि इस अहम मसले पे हमसे बात कर रहे थे और अफगानिस्तान के बारे में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान की फेवर में है। अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से पाकिस्तान मौक़िफ़ क्लियर कर चुका है।
है, पाकिस्तान की जानिब से कोई इबाम नहीं है। जब इबाम ही नहीं है तो फिर बहस किस बात पे फ्लोर पे करें। एंड विद दैट उन्होंने कहा कि मैं इंडिया को खुलेआम चैलेंज देता हूँ, दुनिया में मौजूद किसी भी कश्मीरी से 5 अगस्त के इक़दामात के ऊपर रेफरेंडम करवा लें, अगर उनके हक में आ जाए तो हम यकीनी तौर पे सर तस्लीम खम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं। इसी पॉइंट पे, इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कौमी असेंबली में बजट पर बहस हो रही है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के अराकीन के दरमियान नोक झोंक देखने में आ रही है। महंगाई के हवाले से वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि ग़िज़ाई अशिया इम्पोर्ट करने से पाकिस्तान में महंगाई 13% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान 70% दालें इम्पोर्ट करता है। मुल्क में गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है, और ना 10 सालों में ज़राअत पर सरमायाकारी हुई है, ना ही अजनास की पैदावार में तरक्की हुई है, कोई रिसर्च हुई है। और हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दावे से कतई तौर पर हम अगर देखें तो मुख्तलिफ हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कौमी असम्बली में महंगाई पर बात की। परफॉर्मेंस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज, आप क्यों हंस रही हैं उनकी बात पे? उन्होंने चैलेंज दिया और उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई ना होने के बराबर है। कहाँ है गुर्बत? कौन है गरीब? कहाँ है? कोई एक है तो दिखा दे, कोई एक है तो दिखा दे। इस बात उन्होंने महंगाई पर अपनी एक नई मंतक भी पेश की और कहा कि जिस मुल्क में महंगाई नहीं होगी उस मुल्क में तरक्की रुक जाएगी। परवेज खटक की इस मंतक ने सियासी और मौशी तज्ज़ाकारों को हैरान और परेशान कर दिया और इस मंतक से मुतल्लिक सोचने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता परवेज खटक का यह दावा दुरुस्त नजर आता है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में काम किया है तो सूबे में पहले से ज़्यादा जो कह लें दो अक्सरियत उनको मिली। और अगर सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए तो चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आए थे कि सिंध में गवर्नमेंट के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट एक नाला साफ नहीं कर सकती, अब वो क्या काम करेगी? जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध गवर्नमेंट का भरपूर दिफा करते हुए दावा किया है क्योंकि कोई माने या ना माने सिंध गवर्नमेंट में ऐसा काम किया है जो इमरान खान और उस्मान बुज़दार भी नहीं कर सके। सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं सूबे में गुर्बत उससे कम हुई है। ताहम वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो के दावे पर सिंध गवर्नमेंट को आधे हाथों लिया और बताया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 14 सालों में सिंध और कराची को तबाह कर दिया। बिल्कुल, वैसे पिछले 3 साल में अली जैदी साहब ने भी कोई काम नहीं किया और पीटीआई के किसी बंदे ने भी कोई काम नहीं किया। तो इस मुल्क में तरक्की रुक जाएगी। सिवाय वो उनके एक एमएनए हैं जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, वहां से उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा कराची में एमएनएज एमपीएस जो पीटीआई के उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आप कुछ कराची के आवाम से पूछें। और दूसरी जानिब बड़ी अफसोसनाक है, हम क्या बताएं, हमारे पास बताने के लिए हमारे कोरेस्पोंडेंट्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद हैं। कराची में हमें काशिफ हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि पेशावर में हमें एहतशाम बशीर ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले काशिफ हुसैन की तरफ जाएंगे, कराची से हमें ज्वाइन करें। काशिफ साहब, ये जो दावे हो रहे हैं कि सिंध में बहुत काम किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमने सिंध की हालत बदल के रख दी है, जो उस्मान बुज़दार और इमरान खान नहीं कर सके वो हमने कर दिया सिंध में। आप भी वहीं कराची में रहते हैं, क्या ऐसा बदला है? हमें नहीं पता क्या बदला है। देखिए, तब्दीली के नारे चाहे वो सूबे में हो या विफाक में हो, वो सिर्फ नारों की हद तक ही मौजूद हैं। हकीकत जो है वो ये है कि आवाम की ज़िंदगी रोज़ बरोज़ अजीरन हो रही है। कराची की बदहाली का अगर जिक्र किया जाए, देखें कराची जो है वो एक नमूना है पूरे पाकिस्तान का, जो कि माशी इंजन भी है। लेकिन जो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं वो पाकिस्तान को दुनिया के बहुत पस्त तरीन काबिल रिहाइश शहरों में से एक शहर करार दे चुके हैं। ये हमारे लिए एक आईना है, हमारे लिए उन जो नारों और दावों के मुंह पर एक तमाचा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, जो कि दुनिया के 5 बड़े शहरों में आता है, वो काबिल रिहाइश नहीं रहा। ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ पर आवाम की बेहतरी के लिए जो बुनियादी सहूलतें वो दरकार हैं। सड़कें खंडर पड़ी पर ये कराची जो है मईशत के जो अगर मईशत को देखा जाए, समझा जाए तो ये एक दिल की हैसियत रखता है जो कि माशी निज़ाम के अंदर सरमाए की गर्दिश को बरकरार रखता है। यहाँ बंदरगाह है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे रोजगार कमाने आते हैं। लेकिन जब कराची ही कमज़ोर होगा, किसी जिस्म का जो दिल है वो कमज़ोर होगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कराची के ऑब्वियसली आप और हम भी आवाम में से ही हैं, हमें भी सब्जी दाल खरीदना पड़ती है, हमें भी अपनी तनख्वाहों को मैनेज करना पड़ता है। अगर एक आम आदमी से आपकी बात हो तो क्या गिला करता नजर आता है एक आम कराची का शहरी? जी देखें, जब अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जब आवाम से हम महंगाई पर बात करते हैं तो वो मीडिया को भी हुकूमत की सफ में ही शामिल करते हैं और हम पर ही तनकीद करते हैं कि आपकी इन दावों से
आपकी इस बयानबाजी से, आपकी इन खबरों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जिस तरह के हुकूमत के इकदाम से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में जो बजट दिया है, देखें उसके अंदर आटे जैसी जो बुनियादी चीज़ है, फ्लोर मिलों के ऊपर उन्होंने टर्नओवर टैक्स बढ़ा दिया, जो कि 0.25% होता था, उस टर्नओवर को बढ़ा के 1.25% बेसिकली वही जो बुनियादी शिकायत है वो आवाम की अपनी जगह। मुझे काशिफ दोबारा आते हैं आपकी तरफ। एहतशाम, आप चूंकि पेशावर में हैं, कल परवेज खटक जो कि साबिक वजीर आला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि KPK में गुर्बत और गरीब खत्म हो चुके हैं। कोई गरीब और गुर्बत नजर आती है आपको या पेरिस हो गया इस वक्त पेशावर? देखिए परवेज खटक साहब तो तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में हैं, और शायद ही वो पेशावर की कई बाज़ारों या कहीं पर नज़र आए हों, इसलिए उनको गुर्बत जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर वो पेशावर के बाज़ारों में आए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जाए, तो उन्हें मालूम होगा कि गुर्बत कहाँ तक पहुँच चुकी है। जब तो उन्होंने ये बयान दिया है तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत ख़त्म हो गई तो फिर पनाहगाहें क्यों बनाई जा रही हैं, एहसास प्रोग्राम क्यों शुरू किया जा रहा है, फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो महंगाई की जो सूरत हाल है, यहाँ तो दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी हैं। ना सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि जो मटेरियल है घर बनाने का, जो दीगर अशिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी पर अशिया फराम की गई थी वो भी नापैद हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि ना वहाँ पर चीनी मिलती है, ना घी मिलता है। इसी तरह जो ओपन मार्केट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशिया जो महंगी हो चुकी है। अच्छा मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, जब भी महंगाई की ये सूरत हाल होती है, ऑपोजिशन का फर्ज बनता है, ऑपोजिशन निकला करती है, एहतजाज किया करती है, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ KP में, कराची में तो फिर भी थोड़ा चलता है, KP में तो बिल्कुल नजर नहीं आती। तो कहाँ है अवामी नेशनल पार्टी, कहाँ है दीगर ऑपोजिशन की पार्टियां इस सारी सूरत हाल के खिलाफ अवाम की आवाज़ बनने के लिए? देखिए जो सियासी क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, उस महंगाई के हवाले से उनके बयान तो जारी हो गए हैं, किए जाते हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने जो है वो पिछले दिनों महंगाई के हवाले से एहतजाज किया था, और 23 तारीख को भी जो है एहतजाज का ऐलान किया गया महंगाई के खिलाफ। और इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पेश किया गया, उस पर बहस जारी है। तो जो सियासी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पर इस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। शुक्रिया एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद थे, और काशिफ हुसैन हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और सियासतदान कहाँ से मंतक लेकर आते हैं, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। और आप ये जो 2-3 दिन से लगी हुई कि बड़ी महंगाई है, तो महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, अब ये बात फिर चल गया। ये परवेज खटक साहब की लॉजिक है। चलें जी, इसी लॉजिक पे हम ब्रेक ले लेते हैं, बनती है ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते हैं एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े आपको बताएंगे पाकिस्तानी खवातीन मुल्क का नाम रोशन के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, और एक्सप्रेसो में हर रोज हम आपकी मुलाकातें कैसे ही टैलेंट से करवाते हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। आज भी हमारे साथ पाकिस्तान की बहादुर और होनहार बेटी पलवशा बशीर मौजूद हैं, जिन्होंने 10 टाइम बैडमिंटन नेशनल चैंपियन रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई एजाज़ात भी अपने नाम कर चुकी हैं। बिल्कुल, इस वक्त पलवशा हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं उनकी गेम से मुताल्लिक, उनके इस अचीवमेंट से मुताल्लिक, करियर को लेकर। पलवशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मेहनत में कर रही हूँ और उम्मीद है कि मैं जो है और टूर्नामेंट्स खेलती जाऊँ और अपने मुल्क का नाम रोशन जाऊँ। ज़बरदस्त। परवेश, थोड़ा सा आपके इस चूँकि आपका पैशन है हमें पता है, और आपने इस हवाले से जैसे आपने आगाज़ किया, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले अपने इस सफ़र को एक्सप्लेन कीजिएगा। ये सफ़र जो है मैं यही किसी भी प्लेयर की लाइफ में। पलवशा, थोड़ा सा अगर माइक आप अपने पास कर लें, क्योंकि वाज़े तौर पे सुन नहीं पा रहे आपको हम, थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा। जी बेटर। जी, मैं ये समझती हूँ किसी भी प्लेयर की जो लाइफ होती है वो आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आज इस काम की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से। अच्छा पलवशा, वंस अगेन सिंस इट्स लाइव शो, थोड़ा सा ऑडियो में हमें प्रॉब्लम, प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप भी कीजिए। और मीनवाइल आप जिस तरह बता रही हैं कि किसी भी प्लेयर के लिए, खास तौर पे किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्सवुमेन के लिए आसान नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो खवातीन खेलती हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, और उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता
जब तक उनको मुकम्मल फैमिली सपोर्ट ना हो या फैमिली से कुछ तगड़ी सपोर्ट ना हो। सो हूज बीन एट द बैक, कौन आपको सपोर्ट करता रहा है फैमिली के अंदर? ओवरऑल किस तरीके से आप अपने करियर को आगे लेकर चलें जिसने आपको नेशनल चैंपियन बनने का मौका दिया? मेरे पेरेंट्स और मेरे भाइयों ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया, बल्कि मेरा जो पहला बैडमिंटन का रैकेट था वो मेरे भाई ने ही मुझे गिफ्ट किया था। जबरदस्त। अच्छा पूर्वाशा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रहता है सफ़र, जिस तरह से अभी इमरान ने बात की, कुछ ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं जब हम स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जितनी भी हमारी स्पोर्ट्समैन या हम ख़वातीन या आदमियों से बात होती है, वो ये कहते हैं कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट गवर्नमेंट की या स्टेट लेवल पे सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती। हम आपके हवाले से जानना चाहेंगे, जब आपने सफ़र किया या आपने नेशनल लेवल पर प्ले किया, तो किस तरह से आपको सपोर्ट मिली गवर्नमेंट की जानिब से? जी, मुझे शुरुआत में तो कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैं खुद ही सब कुछ करती थी, बल्कि अब भी मैं सब कुछ खुद ही मैनेज। मेरा डिपार्टमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार की, मैं सफशा शुजा की, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और जो मैं मतलब शुरुआत से ही मैं जो चलती आ रही हूँ, मैंने अपने बल पे ही मैंने स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए। मैं टूर्नामेंट्स बाहर खेलना चाह रही होती हूँ तो मैं बाहर जाती हूँ टूर्नामेंट्स खेलने, और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मैं ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलूँ और मुल्क को टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड में लेकर आऊँ इंशाल्लाह। अभी करंट एक तो आपकी रैंकिंग क्या है, हम ये भी जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि ऐसा क्या हुआ कि आप नेशनल चैंपियन नहीं रही, कोई चैंपियनशिप हारी आप? और फ्यूचर के एक स्पोर्ट्समैन के लिए जब तक वो हारता नहीं है उसके अंदर जीत की लगन नहीं आती है, उसकी हार उसको पुश करती है ज़्यादा बेहतर खेलने और बेहतर जीतने के लिए। तो इस हवाले से भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, हार ही होता है। जब इंसान हारता है तो ही वो सीखता भी है। आई थिंक लूजिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर विनिंग। तो काफी दफा ऐसा हुआ है कि मुझे शिकस्त हासिल हुई है इंटरनेशनल मैचेस में भी, लेकिन दैट्स व्हाट मेक्स मी गोइंग, दैट्स व्हाट मेक्स मी फील मोटिवेटेड कि अब मैंने इससे ज्यादा परफॉर्म करना है। यूएई ओपन था और वहां पे मुझे इंडिया की लड़की ने हराया था एक दफा, और वो भी मुझे फाइनल में हराया था, और मैं बहुत ज्यादा अफसरदा थी क्योंकि मैं यूएई की चैंपियन बनना चाहती थी और मैं बहुत ज्यादा उस दिन डिसहार्ट हुई थी। लेकिन मैंने जब अगली चैंपियनशिप हुई थी, अगले साल हुई थी यूएई में, तो मेरा सेमीफाइनल उसी लड़की के साथ आया था, और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस कॉन्फिडेंस से खेला था, मेरे कोच भी बहुत ज्यादा मुतमईन थे और मैंने उनको स्ट्रेट गेम्स में हराया था, और वो इंडिया की ही लड़की थी। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा फख्र की बात थी कि मैंने उनको ये कहा भी था, मैंने कहा अगली दफा इंशाल्लाह ये रिजल्ट नहीं होगा। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट एज वेल। तो उन्होंने भी यही कहा था कि देख लेते हैं, लेट्स सी। तो बस फिर ऐसे ही अल्लाह की करनी थी कि मैं वो मैच जीती, और मेरे लिए ठीक है, खेलों का हुस्न ही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही है कि आप जब ग्राउंड के अंदर हों तो आप ऐसा लगे कि एक दुश्मनी है, और जब ग्राउंड से बाहर निकले तो एक बेहतरीन दोस्ती का मैसेज आए। चाहे मुमालिक का ताल्लुक आपस में कैसा भी हो, स्पोर्ट्स कल्चर ये इसीलिए होता है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कोविड भी गुजरा, मे बी आपकी ट्रेनिंग्स भी डिस्टर्ब हुई होंगी, मैचेस तो डिस्टर्ब डेफिनेटली हुए होंगे, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है और कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा आपके करियर को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, बिकॉज मुझे 5 महीने से ऊपर हो गए, मैंने कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप अभी तक नहीं खेली है, और मैं बहुत ज्यादा इस वक्त जैसे कहते हैं ना, प्लेयर ट्रेनिंग तो कर रहा होता है लेकिन अंदर से ही वो कुड़ रहा होता है कि उसको कोई इंटरनेशनल मैचेस मिले, उसको कोई क्योंकि जैसे होता है ना, पढ़ाई तो इंसान कर रहा है, एग्जाम नहीं आ रहा, वो प्रमोट नहीं हो रहा। तो मेरा भी यही हाल है कि 5 महीने से मैंने कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप नहीं खेली कोविड की वजह से, लेकिन अब मैंने डेफिनेटली, क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं, एंड आई रियली होप कि गेटवेज खुले, वीजाज मिले, और मेरा यही प्लान है कि मैं यूरोप में जाके टूर्नामेंट्स खेलूं और मैं ज्यादा से ज्यादा। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए जो हमारी यंगस्टर्स, हमारी बच्चियां बैडमिंटन खेलना चाहती हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, उनको ज़रा थोड़ा गाइड तो करें कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करें, आगे लेकर आएँ, कैसे शुरू करें, वो आगाज़ कैसे करें? मैं तमाम यंगस्टर्स को, तमाम यूथ को हमारी यही कहना चाहती हूँ कि जो फील्ड वो चूज करें उसमें वो मेहनत और लगन के साथ काम करें। जब तक वो डेडिकेशन नहीं आएगी, जब तक वो हिम्मत, वो लगन नहीं आएगी, तो इंसान उस मुकाम तक नहीं पहुंचता। बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगी, हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट्स गोइंग टू स्टॉप यू। यू शुड नॉट क्विट, विनर्स नेवर क्विट। मेरी भी लाइफ में आए, चैलेंजेस आए, तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। अपना जो सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ मोटिवेशन है, अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखो कि कभी भी हिम्मत ना हार सको और आगे जाओ। बाय द एंड ऑफ द डे यू शुड रियलाइज दैट यू डन समथिंग प्रोडक्टिव, और अपने मुल्क का नाम हमेशा सबसे पहले होता है। आपके नाम से पहले आपके मुल्क की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
जो कि मैंने हमेशा से रखी और मैं सारे यंग से रखी। What a great message. Thank you so much, Palwasha. We wish you a very best of luck. We are so proud of you कि आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको फ्यूचर के वेंचर्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और गुड विशेस। और इस पूरी गुफ्तगू के दौरान जो सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने पहला रैकेट मुझे खुद ला के दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बच्ची स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर वो आगे बढ़ें, तो आप उनको कुछ ना कुछ क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी जो आपको लगता है कि पोटेंशियल हो सकता है उनके अंदर, उनको खिलाएं और उनका पोटेंशियल देखें। लाजमी नहीं है कि आपकी बच्ची सिर्फ पार्क्स के अंदर ही खेल सकती हैं, वो पलवशा की तरह और दीगर हमारी चैंपियंस की तरह दुनिया भर के सामने भी खेल सकती हैं और आपका और मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब बारी हमारी अगले सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक कुछ फ्रूट लेदर के हवाले से फ्रूटफुल बातें बता रहे हैं। फ्रूटफुल बातें बता रहे हैं। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। मेरे ख्याल मैं और आप इस बात पे तो यकीनन मुत्तफिक हैं कि कुदरत ने जो फयाजियाँ इस मुल्क को अपनी फयाजियों से नवाजा है, इसमें तो ना मेरे और आपके दरमियान में किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। और कुदरत ने जो हम पर फयाजियाँ की हैं, क्या हमने उसका हक अदा किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो हमें इब्न फाजिल साहब देंगे। इब्न फाजिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है सर कि क्या हमने ये हक अदा किया है? सबसे पहले तो हम, अगर हम वैसे तो खैर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम सिर्फ फ्रूट्स को ले लें तो फ्रूट्स के हवाले से जिस तरीके से हम फ्रूट्स को बेचते हैं, ये एक बहुत ही लंबी दास्तान हो जाएगी। मतलब जिस तरह खुबानी है या चेरी है, या मतलब हमारे यहाँ मोस्टली तो फ्रूट ऐसा है पहाड़ों में, दूर अफ्ताद इलाकों में, जो जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं है और इस तरह की चीज़ें हैं। कैसे कर सकते हैं हम? सर जी, आपका जो पहला सवाल है, ये गहरी सांस उसके जवाब में। अच्छा। कि हमने बिल्कुल हक अदा नहीं किया, सही है। बल्कि हम कुफरान नेमत के मर्तकब हुए हैं। हमने इल्म हासिल ही नहीं किया, हमने अपने वसाइल का इस्तेमाल सीखा ही नहीं। लेकिन बहरहाल नाउमीदी कोई नहीं, हम सीखेंगे इंशाल्लाह और हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़्रूट की बात करते हैं हम, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ्रूट हैं, जहाँ भी हैं, उनकी एक जनरल सी फिगर ये है कि हम 40% के करीब फल ज़ाया करते हैं। 40% ज़ाया कर देते के करीब। अच्छा, जो 60% हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में जब फल का सीज़न पीक पे होता है, उसकी जितनी प्रोडक्शन होती है, जितनी पैदावार, उतना उसका इस्तेमाल नहीं होता। और उसका जो रेट है या वैल्यू है, वो मार्केट में उस वक्त इतनी कम हो जाती है कि वो किसान जो आलमोस्ट ब्रेक इवन पे चला जाता है, और बाज़ औक़ात उससे भी कम। अब इस स्टेज पे हमने ये सीखना है कि हम जो फल है उसकी उम्र को कैसे बढ़ाएं। उसकी हम लाइफ अगर सिर्फ 2 माह बढ़ा लें और 2 माह के बाद जब सारे मार्केट जो है वो फल से खाली हो जाएगी, तो उससे जो बनी हुई अशिया वो कितनी महंगी और बेशकदर हो जाएंगी। तो इसमें महफूज करने में जो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनमें एक है फ्रूट लेदर। फ्रूट लेदर क्या है? ये बड़ा आसान है और इसका बनाना बड़ा आसान है। बिल्कुल किसी सरमाए की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास घरों में जो चीज़ें हैं उनकी मदद से सिर्फ हम फ्रूट लेदर बना सकते हैं। और इसकी वैल्यू ये है कि जो ईरान है हमारा हमसाया मुल्क, उसकी बहुत बड़ी मेजर एक्सपोर्ट जर्मनी और फ्रांस को फ्रूट लेदर की है। अच्छा। और वहाँ अगर आप चले जाएं गांव में, तो शायद ही उनका कोई गांव ऐसा हो जिसमें घरों में ख़वातीन जो हैं वो फ्रूट लेदर नहीं बना रही होती फारिग वक्त में। और उनकी जो हर दुकान है शहरों में, उसमें फ्रूट लेदर बिकता है। बल्कि इवन मुझे इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान में भी कई शहरों में, कोयटा में या इस तरह जो हमारे ईरान के करीब शहर हैं, वहाँ पे आपको फ्रूट लेदर बहुत मिलेगा और बहुत खाया जाता है, और वो सारा ईरानी होता है और हमें नहीं पता कि वो कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। इंतहाई आसान, कोई भी फल जिसका आपने फ्रूट लेदर बनाना है, इसमें एक फल से भी आप बना सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट से भी बना सकते हैं, यानी जो भी जायका आपने ब्लेंड करना है। खुबानी हमारे पास बहुत है, और खुबानी का ये आलम है कि जब हम बस पे सफ़र कर रहे होते हैं तो वो कई मन हर किलोमीटर में खुबानी जो है वो गाड़ी के नीचे आ रही होती है। इस तरह आलू बुखारा, उसकी पेरिशेबल है, उसकी लाइफ बहुत कम है, तो उसमें बहुत सा ख़राब हो जाता है। फिर स्ट्रॉबेरी है, सेब है, यानी जितने भी फल हैं इनकी उम्र थोड़ी है। अब हमने क्या करना है, फ्रूट लेदर बनाना बड़ा आसान है। आपने जो भी फल लेना, उसको वॉश करें, वॉश करके उसको कट करके उसको जूसर ब्लेंडर में डाल दें, जो ब्लेंडर आम घरों में होता है। उसको अगर आपने टेस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो लाइकवाइज अगर थोड़ी सी चीनी या नमक उसमें आप डालना चाहते हैं तो वो उसमें डाल दें। इसको मिक्स करेंगे, ये पल्प बन जाएगी।
ठीक है। उस पल्प को आप किसी भी ट्रे में रख के अच्छा। धूप में रख दें। ठीक है। ठीक है जी। अगर तो जैसे हमने उस दिन बताया था कि जी हम थोड़ा सा सोलर डिहाइड्रेटर बना लें तो उसमें रखेंगे तो और भी जल्दी वो खुश्क हो जाएगा। लेकिन अगर आम धूप में भी रखेंगे तो भी 1 से 2 दिन के अंदर वो खुश्क हो जाएगा। इसको इतना खुश्क करना है कि जब उसको आप हाथ लगाते तो वो हाथ से चिपकता नहीं, तो ये फ्रूट लेदर तैयार हो गया। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि वो जो हमने ट्रे रखी है, चले वो सोलर डिहाइड्रेटर तो थोड़ा सा आगे की बात हो जाएगी, मैं हम बिल्कुल घर की बात करूं, उसके ऊपर हम एक शॉपिंग बैग सा, ताकि उसके अंदर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाए और फिर डस्ट वगैरह भी उस पर ना पड़े, तो ये हो सकता है। जी, जो पहाड़ों की इन्वायरमेंट है उसमें तो वैसे ही डस्ट नहीं होती, लेकिन उसमें जहाँ भी करना हमने, इवन पंजाब में, तो उसमें अभी हमने दोस्तों को सिखाया, उन्होंने घर में चारपाई डाल के उसके ऊपर ट्रेज रख दी। ट्रेज रखने के बाद उसको दोनों तरफ जो है सरकंडे काने वो बांध के उसके ऊपर शॉपर डाल दिया, दैट्स ऑल। और उसके बाद वो अंदर ड्राई हो गया और वो बेहतरीन जायका। और मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इस हवाले से नज़र आ रहा है क्योंकि अभी आपने एक बात की थी कि इसमें डिफरेंट फ्रूट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट फ्रूट्स का मतलब है कि आपने क्रिएटिविटी का मार्जिन बहुत बढ़ा दिया है। जो मर्जी आप चीज कॉकटेल बना लें, आप जो भी आप टेस्ट आप उसमें। अच्छा, वो खुश्क हो गया उसके बाद बस ये दैट्स ऑल, ये फ्रूट लेदर तैयार है। इसको रोल करते हैं आमतौर पे, ठीक है, और रोल करके उसको बड़ा रैप करते हैं या उसको पैक कर लें या जैसे भी है। इसकी जो न्यूट्रिशन है या इसके अंदर वो कोई सफ़र तो नहीं करती है? न्यूट्रिशन वैल्यू सफ़र करती है अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं। अगर हम 70 डिग्री से ऊपर लेके जाएं तो फिर इनमें से कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं। अगर आपने सन ड्राइंग की है तो फिर इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, कुछ जो विटामिन्स हैं वो सन ड्राइंग में थोड़ा ख़राब। अदरवाइज उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको आप ये देखें ना कि जो 5 किलो फ्रूट था वो 1 किलो रह गया, तो ओवरऑल इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बढ़ गई है, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि वो जो पानी है, पानी उसमें से ड्राई हो गया, वैल्यू ना वो निकल गया। अब आप 100 ग्राम फ्रूट खा रहे हैं तो उसकी जगह सिर्फ 20 ग्राम आप फ्रूट लेदर खा रहे हैं तो आपको सेम न्यूट्रिशन मिलेगा। इंडिया में एक प्रोडक्ट होती है उसको आम पापड़ कहते हैं वहाँ पे, तो ये बेसिकली आम का फ्रूट लेदर ही होता है। उसमें बल्कि वो उसमें आप सारे तजर्बे कर सकते हैं। खट्टे आम से नमक मिर्चें डाल के उसको लाइट सा खट्टा सा भी बन जाता है, उसमें मीठा भी। एक तो इसकी कमर्शियल वैल्यू या इस हवाले से होगी कि किसी बंदे ने पैसे कमाने हैं और इसको मौशियात के लिए करना है, वो उसकी पैकिंग भी करेगा, वो बाहर भी लेके जाएगा। हमारी एक हाउस होल्ड के वाले से भी इसकी बहुत ही वैल्यू बढ़ नहीं जाती कि हम मौसमी जो जितने भी फल हैं उनको अगर इस फॉर्म में, जो कि इतना दिक्कत नहीं है इसमें, तो उसके बाद बच्चों को खिलाते रहें और घर के अंदर, यानी आप सर्दियों में भी आम खिलाते रहें। नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात है। घरों में मतलब आदत अपनानी चाहिए इसको कि फारिग टाइम में ख़वातीन घर में बना लें अपने बच्चों के लिए। एक सीज़न का फ्रूट है, आप उसको महफूज कर लें, आप 6 महीने बाद उसको इस्तेमाल कर लें। कोई भी दुनिया का मुल्क हो, डिमांड सप्लाई जब भी ऊपर नीचे होगी तो वो फ्लक्चुएट करेंगी प्राइसेस। कभी हो सकता है कि सेब जो है वो 200 रुपये किलो बिक रहा हो सकता है 50 रुपये किलो बिक रहा है, नो डाउट। आप ये जो कह रहे हैं इससे तो हम इस चीज़ से निकल आते हैं, मतलब इस तमाम चीज़ों से निकल आते हैं। जो हमारा अमूमन गिला शिकवा होता है कि अभी टमाटर जो है वो 300 रुपये किलो हो गए हैं, और फिर यकीनन एक एहतजाज इस तरह का भी तो हो सकता है कि हम एक खूबसूरत पॉजिटिव एहतजाज करें। आप देखें ना जी, ये एक कंसेप्ट है जैसे हमारे पास डैम का कंसेप्ट कि जी कभी बारिशें बहुत हुई तो पानी ज़्यादा आ गया, हमने उसको स्टोर कर लिया जब नहीं ज़रूरत। ये बिल्कुल समझ लें कि हमने फ्रूट का डैम बना लिया। तो जब वहाँ पर सरप्लस है हमने उसको फ्रूट लेदर बना लिया। जब हम उसको हमारी वो ख़त्म हो गया, हमने वो डैम में से फ्रूट लेदर निकाला तो हम उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें वो स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा आंसर उसमें आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। बात यह नाजरीन के हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनमें एक बाहमी तवाज़ुन ज़रूर होना चाहिए। तीसरी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनके अंदर हुकूक़ के हवाले से यकीनन बहुत बुलंद आवाज़ें आपको सुनने में मिलती हैं, जो कि मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ज़िम्मेदाराना रवैये जो हैं उनके फ़रोग़ के लिए भी हमें उतनी ही कोशिश करनी चाहिए। अपने फाज़िल साहब की बातों से मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया कि अगर हम इस हवाले से थोड़ा सा ज़िम्मेदाराना रवैया अपना लें तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है उसके मुतासर होने की वजह से ये जो प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसको थोड़ी सी एफर्ट करके हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। जब भी प्राइसेस किसी चीज़ की हाई हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वो स्टोर हालत में या महफूज हालत में चीज़ पड़ी हुई है, और ये इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके म्यारी ज़िंदगी को बेहतर करती है। तो अपनी म्यारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए देखते रहिए साइंस एंड
वेलकम बैक स्पेस। और अब बात करें हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, दूसरे आवर के अंदर कुछ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, उनको शुगर स्कैंडल केस के अंदर तहकीकात में FIA ने 22 जून और उनके साहबजादे यानी कि आज की तारीख है दिन हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर रखा था। FIA ने अपने नोटिस में लीगी सदर को तमाम सवालों के जवाबात साथ लाने की हिदायत की थी और पेश न होने की सूरत में गिरफ्तार करने का इंदिया भी दिया था। ताहम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सेशन अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली थी। कल की खबर आपको मालूम ही है। और अदालत ने FIA को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। बिल्कुल, जिसके बायस उन्होंने वकील और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत की और FIA के सामने पेश होने का फैसला किया और आज वो शुगर स्कैंडल केस की तहकीकात में FIA लाहौर के सामने पेश होने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी साल पे बात करने के लिए तालिब फरीदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा एक तो ताज़ा तरीन सूरत हाल पूछ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कब तक आ रहे हैं। तालिब, बताइएगा एक तो कुछ अगर बैकग्राउंड भी इस मामले का बता पाए और इस वक्त ताज़ा तरीन क्या है आपके पास इस पे बताने के लिए। जी, ताज़ा तरीन तो ये है कि पुलिस ने मार रोड की तरफ से और टेम्पल रोड की तरफ से आने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए बैरियर लगा के, क्योंकि शहबाज शरीफ की पेशी है तो उनके साथ कारकुनों की बड़ी तादाद भी जो है वो पहुंचती थी, तो उनको रोकने के लिए जो है दोनों साइडों पे बैरियर लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अगर बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ को आज नैब ने 11 बजे तलब किया है और उनको 20 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा जो था पहले अरसाल किया जा चुका है अता ताड़े के जरिए। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ पर शुगर मिल के जो आमदनी थी और जो सट्टेबाजी से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जो कमाई गई थी शुगर मिल मालकान ने, उसमें रमज़ान शुगर मिल का भी नाम आ रहा था। और जब तहकीकात की गई तो उसमें पता चला कि 25 अरब के करीब एक अमाउंट है जो शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, उनकी फैमिली, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी बेगमात के अकाउंट्स में मुंतकिल होती रही। फिर उसी रकम को जो है बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया गया। लेकिन जब तहकीकात की गई तो शहबाज शरीफ की तरफ से FIA का कहना यह है कि अदम ताउन जो था हमेशा दरकार रहा। उनको कोई भी जब सवालनामा दिया जाता था तो उसका कोई प्रॉपर जो जवाब है वो नहीं मिलता था। FIA की टीम 2 दफ़ा जो है कोट लखपत जेल में भी उनसे तहकीकात के लिए गई और उनके सामने सवालनामा रखा, शवाहिद रखे कि ये देखें ये वो शवाहिद हैं जिनसे ये साबित होता है कि आपने सट्टेबाजी के जरिए शुगर की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और उसके अलावा अपने मुलाजमीन के। तालिब, ये क्या आज इस सवालनामे के जवाब शहबाज शरीफ ला रहे हैं? नंबर 1, जेल में भी आपने कहा उनसे पूछताछ होती रही, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। और दूसरा, शहबाज शरीफ ने तो कल उनकी जो स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे ये नोटिस क्यों किया गया है, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो अबूरी जमानत तो उनके पास है। क्या आज की इस पेशी के अंदर कोई खास डेवलपमेंट हो सकती है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज की पेशी की, अगर आप बता पाए। देखिए जी, अगर वो शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उनका ताल्लुक क्या है, तो ताल्लुक तो सबसे बड़ा उन्हीं का है कि रमज़ान शुगर में उन्हीं की है, वो उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं, उनकी फैमिली की है। सुलेमान शहबाज उसका करता रहता है, हमजा शहबाज जो हैं उनकी बेगम जो है नुसरत शहबाज, उसकी बेटी जो हैं, उनके अकाउंट थे और उस कमाई से इनके अकाउंट्स में पैसे आते रहते थे। जाहिर बात है जब आपका अकाउंट होगा और उसमें कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आप ही उसके जवाबदेह होंगे ना। शहबाज शरीफ साहब का अलमिया ये है कि जब भी FIA की टीम उनसे पूछती है तो वो ये कहते हैं क्योंकि मैं वजीर आला रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मेरे तमाम मामलात जो हैं वो मेरे बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज। वक्त हमें, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब हमें याद है जब मरियम नवाज साहिबा नैब के ऑफिस पेश हुई थी, बड़ा हंगामा हो गया था, मुकदमे भी हो गए थे, पथराव भी हुआ था नैब के दफ्तर के ऊपर। आज क्या सूरत हाल है? क्या FIA ने इस हवाले से जो हिफाजती इक़दाम हैं वो कर रखे हैं इस इदारे ने, और कारकुनों की क्या सूरत हाल है, कितनी तादाद में मौजूद हैं? देखिए जी, कारकुन तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उनको रोकने के लिए कुछ कारकुन जो है वो मार रोड पे ज़रूर जमा है मस्जिद शोदा के बाहर, लेकिन जो बड़ी तादाद आने का उम्मीद थी शायद अभी तक नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कि जब शहबाज शरीफ साथ आएँ तो उनके साथ आएँ, तो उनको रोकने के लिए मार रोड की तरफ से जो टेम्पल रोड FIA के रास्ता आता है वो ब्लॉक कर दिया गया है बैरियर लगा के। वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और जो अगर आप जेल रोड और आबिद मार्केट की तरफ से टेम्पल रोड आते हैं यानी कि रीगल चौक की तरफ आते तो वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है, वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। ठीक हो गया।
बहुत शुक्रिया तालिब साहब, आप इस हवाले से हमें अपडेट भी कर रहे थे। शहबाज की आज पेशी है, उस हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं और जो भी सूरत हाल है से हमारे जो नुमाइंदे वो आगाह कर रहे थे। अब बारी हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है मेरा पाकिस्तान। चूँकि अभी PSL का माहौल है और टीम सब, चूँकि हाँ ये आगे हमारे भी माहौल है और इस हवाले से जी चूँकि हम लाहौर के अंदर स्पेशली अगर कजाफी स्टेडियम की बात करें तो हम मिस कर रहे हैं मैचेस को, लेकिन कोई बात नहीं, मैचेस को मिस करें तो क्या हुआ, कजाफी स्टेडियम वैसे इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे तारीखी मैचेस यहाँ पर हुए, बिल्कुल 5वां बड़ा स्टेडियम। इस हवाले से हिना न्याजी ने मेरा पाकिस्तान आपको वहाँ पे बता रही है कि क्या सिग्निफिकेंस है। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान के साथ मैं कजाफी स्टेडियम में मौजूद हूं, जो दुनिया का 5वां बड़ा स्टेडियम है और इस स्टेडियम को खेलों के इनकाद का एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है। इस स्टेडियम की कहानी शुरू होती है 1951-52 से। तो आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत से कजाफी स्टेडियम की सैर। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमें इस सेगमेंट में जाहिद मकसूद साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, A1 फर्स्ट क्लास। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और आप आज मुझे वहाँ पे ले हैं जहाँ प्रोफेशनल कैरियर के मेरे बहुत सारे साल यहाँ पे गुजरे और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे आज आपसे सवाल पूछेंगे हिस्ट्री पे। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि कजाफी स्टेडियम कब बना, किसने बनाया और इसको कर्नल कजाफी के नाम से क्यों मंसूब किया जाता है? बुनियादी तौर पर ये कजाफी स्टेडियम नहीं है, निश्तर पार्क इस पूरे इलाके को कहते हैं, जिसमें नेशनल हॉकी स्टेडियम है, पंजाब फुटबॉल स्टेडियम है और फिर इसका एक हिस्सा जो है वो कजाफी स्टेडियम है। इसको ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर आता था। इसको ओलंपिक स्टेडियम भी कहते थे, फिर लाहौर स्टेडियम भी कहते थे, क्योंकि मल्टीपर्पज था। फिर इसमें रीछ कुत्ते की लड़ाई भी हुई, इसमें हॉकी टूर्नामेंट भी हुए। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ एयर मार्शल रिटायर नूर खान के ज़माने में, तो इसके मैचेस यहाँ पे खेले गए और फाइनल में दोनों पाकिस्तानी टीमें फाइनल में पहुँच गई थी, ए और बी। जब 51 और 52 में 1951 में इसकी तामीर शुरू हुई थी, 59 में इसकी मुकम्मल हुई। जिन्होंने मीनार पाकिस्तान बताया, नसीरुद्दीन मरवत, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ कितने शायकीन की सिटिंग कैपेसिटी है? देखिए ना, शुरू में बहुत ज़्यादा थी गुंजाइश जो बताई जाती, क्योंकि मल्टीपर्पज़ था। इसमें लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, चेयर्स नहीं होती थी। जैसे जैसे कुर्सियां लगती गई फिर गुंजाइश कम होती गई, तो अब मिला के 26-27 हज़ार के करीब गुंजाइश इसमें मौजूद कैपेसिटी है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सबसे पहला मैच यहाँ किन दो टीम्स के दरमियान हुआ और कब हुआ एग्जैक्टली? देखिए, ऑस्ट्रेलिया आई थी यहाँ पे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दौरान 59 में जो पहला टेस्ट खेला गया। मजमूई तौर पर देखें तो कोई 40 के करीब टेस्ट हैं, 51 वनडे हैं और फिर 14 के करीब जो है T20, क्योंकि T20 लेट शुरू हुई थी, फिर 14 मैच T20 दरमियान में इतना अरसा आप जानती हैं कि यहाँ से क्रिकेट गायब भी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए कि अभी तक कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, कौन से? वैसे टूर्नामेंट बहुत बड़े हुए यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा कहना चाहिए 87 का वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद 96 का वर्ल्ड कप। फिर अगर आपका इशारा ये है कि इंटरेस्टिंग मैच कब हुए, तो जब इंडिया फर्स्ट टाइम आई थी बड़े तवील, उसके बाद बिशन सिंह बेदी उसके कप्तान थे, तो वो सीरीज़ को तारीखी कहा जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ थी, बल्कि इंडिया का जिक्र आया तो मुझे वो वाक़या भी याद आया। जी जी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और आप यहाँ तशरीफ रखें, बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। 89 में इंडिया की टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया। उस वक्त श्रीकांत कैप्टन थे भारत के और पाकिस्तान के इमरान खान थे। अच्छा। इसी स्टेडियम में वनडे मैच चल रहा था। ठीक है। श्रीकांत बैटिंग कर रहे थे, गालबन 31 रन पे थे, तो उनको LBW आउट दे दिया गया। वो जाते हुए उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया कि मुझे जानबूझ के आउट दिया है शायद, तो अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, तो इमरान खान साहब जो उनके टीम के कैप्टन थे, उन्होंने वापस बुला लिया उनको, वापस बुला के सेकंड बारी दे दी और अगली ही गेंद पे वकार यूनुस ने उनको फिर आउट कर दिया। तो ये आज तक याद है कि बहुत बड़ा वाकया है इस स्टेडियम में पेश आया। जाहिद साहब, आपका तो बहुत टाइम गुजरा है स्पोर्ट्स में, तो कोई और इंटरेस्टिंग वाकया जो आपको याद आ रहा हो? है ना, 2003 का वर्ल्ड कप था और जनरल तोकीर ज़िया PCB के चेयरमैन थे, तो बोर्ड ने यह फैसला किया कि सेंड ऑफ जो है ना इस किस्म का टीम को मिलना चाहिए कि मोराल भी आपको प्लेयर्स का और लोगों में जोश जज्बा सारा आ जाए। तो इसी स्टेडियम में हम कवरेज के लिए आए
ये बिल्कुल सेंटर में इन्होंने अपना एक मौसीकी का इंतज़ाम किया था। ये स्टेडियम इर्द गिर्द बिल्कुल ही फुल था। अचानक ये हुआ कि हल्ला गुल्ला हुआ और स्टेडियम ने जंगला तोड़ा और अंदर को दौड़े लगा दी। इसी दौरान हमारे एक पीसीबी के मौसम ने कहा कि फौरन ऊपर चले जाएं ताकि क्राउड जो है ना वो अंदर आ रहा है, बेकाबू हो रहा है, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना क्राउड था, जोश इतना था। और मेरे साथी रिपोर्टर की बात आज तक याद है, उसने कहा या अल्लाह मुझे आज बचा लो, आइंदा से कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं आऊँगा। इसके अलावा कोई ऐसा वाकया जो आप अक्सर सोचते हैं और आपको हंसी आती है या बहुत मेमोरेबल हो, मज़ेदार वाकया हमसे शेयर करें। नहीं, मेमोरेबल के साथ हंसी के साथ ना उस वाक़े को हम भुला नहीं सकते जो श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था। तो श्रीलंकन टीम पे जब हमला हुआ है तो यहाँ मेरी आंखों के सामने हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, जख्मी प्लेयर आए, यहाँ से क्रिकेट रुखसत हो गई। लिबर्टी जो है चंद फरलांग के फासले पे है, मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ। और बाहर हमारे बाकी साथी रिपोर्टर्स मौजूद थे। यूसुफ अंजम साहब जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उन्होंने सबसे पहले मेहर खलील का इंटरव्यू किया जो बाद में हीरो बन गया और श्रीलंका ने भी हाथों हाथ लिया। तो वो तलख वाकया कहना चाहिए, मेमोरेबल कहना चाहिए, इंटरेस्टिंग तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बहुत ही कहना चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट और क्या पूरी स्पोर्ट्स के मैदान को। सर मुझे बताइए, आपने इस वाकये की बात की है, मुझे बताइए कि इस वाकये के बाद पीसीबी को कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी पीछे चली गई? देखें, पीसीबी का नुकसान तो जुज़वी है ना चीज़ बन गई ना, ये तो पूरे मुल्क को हुआ नुकसान। पूरे मुल्क में ना सिर्फ क्रिकेट, जितनी भी स्पोर्ट्स थी गैर मुल्की टीमों ने आने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी के मसाइल डे बाय डे बढ़ते गए। ये तो कहना चाहिए सिक्योरिटी इदारों को दाद देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी उस वक्त की को देना चाहिए कि फिर 6-7 साल लगे, यहाँ पे जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका आई, जी वर्ल्ड 11 को लाया गया। सर मुझे ये बताइए कि अभी तक कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स ने इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स बनाए हैं? देखें, इंटरनेशनल के साथ वो तो जावेद मीरांदाद और आसिफ इकबाल का एक रिकॉर्ड है 5वीं विकेट की शराकत का। इसके अलावा 3 हैट्रिक्स हुई यहाँ पे। और पेट्रिक पैथरिक जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, उन्होंने हैट्रिक की। वसीम अकरम ने श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक की। और लकीली कहना चाहिए उस ज़माने में मीडिया के भी एक बंदे को शामिल किया जाता था, मैं उस जूरी में शामिल था जो मैन ऑफ द मैच जूरी थी। और मोहम्मद शमी ने यहाँ पे हैट्रिक की। फिर इंतज़ामुल हक ने जब ट्रिपल सेंचुरी की है तो मीडिया गैलरी इस साइड पे होती थी जहाँ के पीसीबी के हेड ऑफिस हैं, वहाँ से बैठ के हमने उनकी ट्रिपल सेंचुरी को भी एंजॉय किया। उनको गालबन 6 या 7 रन की ज़रूरत थी कि जावेद मियांदाद का हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड तोड़ते, लेकिन वो तोड़ नहीं सके। और वो गालबन 329 रन बनाए थे इंतजाम ने, तो वो भी एक मेमोरेबल कहना चाहिए, वो हिस्ट्री थी। और वर्ल्ड कप 96 का फाइनल श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले ऑस्ट्रेलिया को दावत दी उन्होंने खेलने की और 241 पे उनको कंटेन किया और बाद में 3 विकेटों के नुकसान पे श्रीलंका ने मैच जीत लिया। अरविंदा डी सिल्वा उसके मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। ये तारीखी लम्हात हैं इस स्टेडियम के। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने इंक्लोजर्स हैं? देखें, इसके तकरीबन ये जो आप हमारी बैग पे है वो मीडिया गैलरी है, अभी बने हैं 2 इंक्लोजर उसमें, और इससे पहले टोटल मिला के तकरीबन 18 इंक्लोजर बनते हैं। उनसे सीटों की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। सर मुझे ये बताएं कि लिबर्टी हादसे के बाद कब से रौनकें यहाँ बहाल हुई? 2015 से ना फिर यहाँ पे टीमें आना शुरू हुई हैं और रफ्तार रफ्तार अब आपने देखा है कि PSL शुरू की गई, वहाँ से अरब किर्गिस्तानों से, UAE से, और उस वक्त तनकीद भी की जा रही थी कि वहाँ से शुरू नहीं करना चाहिए। और उसका क्रेडिट नो डाउट नजम शेट्टी साहब को उस ज़माने में जाता है और आइडिया तो बहुत पहले का है। फिर अशरफ साहब भी कहते हैं आइडिया मेरे ज़माने का, लेकिन अब ऐसे दिन आ गए हैं। रेनोवेशन कब हुई? जब वर्ल्ड कप 96 हुआ तो आरिफ अब्बासी साहब का दौर था और यहाँ पे रेनोवेशन का फैसला किया गया। और नईर अली दादा जो अपने ज़ाहिरा हर कोई जानता है आर्किटेक्ट, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि PSL की वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा? बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि क्रिकेट जो है ना कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी जुबू हाली का शिकार है। बल्कि मैं तो अक्सर करता हूँ तो उसके तने मुर्दा में जान डालने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्रिकेट जो है उसने एक फ्यूचर में कोई ऐसे मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस, कोई वर्ल्ड कप्स यहाँ होने का प्लान क्या है? नहीं, वो तो देखें ना, पहले यहाँ पे मेज़बानी नहीं मिलती थी, ICC देती है, जो हाल ही में PCB ने और वसीम खान साहब ने मीडिया को बताया था, उन्होंने कहा बहुत जल्द हम जो है ना वो अप्लाई करेंगे कि हम फलां टूर्नामेंट जो है ना यहाँ करवाना चाहते हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टू एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब बात करेंगे PSL के हवाले से। आज इमरान कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इमरान की टीम कल हार गई है। बोलने एक मिनट ना, हाथ से इशारा में बातें वो करेंगे। हमारे बोलते हाथ और कुछ अच्छा नहीं हुआ कल इमरान सही के है। साथ। मैं इनकी तनकीद को तहे दिल से कबूल करता हूँ। उसकी वजह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल बुरा खेली और चैंपियन टीम है, चैंपियन इन अ सेंस जो टीम इतने ज़्यादा मैच जीत के आ रही है वो इतने बड़े मैच में अगर कोलैप्स करेगी। और कल मैंने कहा था
कि ये कोलैप्स कर सकती है बड़े मैच के अंदर, और मैंने एक एग्जांपल भी दी थी इंडियन टीम की। अच्छा, नजूमी इमरान हसन की पेशगोई सही साबित हुई। नाजरीन, अब मिर्जा इकबाल बेग की तरफ जाएंगे। देखिए नाज़रीन, ये तरीका होता है तनकीद को शिफ्ट करने का। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। मिर्जा साहब, आज इमरान का दिल पता नहीं क्या कर रहा है सुबह से। इनको जरा हौसला दे दे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इनको हौसले की बड़ी जरूरत है अभी। देखिए अरमला, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम फैंस बड़े डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैच जीते थे, हिस्ट्री क्रिएट की थी, 10 में से 8 मैच जीते। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारा माजरा सबके सामने। कल मैं आपके जोश जगाने में कह रहा था कि मुल्तान सुल्तान को जो है वो एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद और अजहर महमूद जैसे स्ट्रेटजी प्लानर्स की खिदमात हासिल है, जिन्होंने पूरा प्लान किया। आप देखिए मार्लन मनरो जो है वो कॉलिन मनरो जल्दी आउट, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़ी प्लानिंग के साथ उतरी थी कल मुल्तान सुल्तान की टीम। और होता है ना कि कोई टीम अगर पीक पे जाती है तो डिप जरूर आता है, और कल यही डिप आया इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, क्योंकि वो फतुहात पे फतुहात हासिल किए। ये जो आपने डिप था ना, ये आपने लाहौर कलंदर्स के लिए भी कहा था, उसके बाद वो टीम लीग में नजर नहीं आई। अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं कुछ ऐसा होने वाला फाइनल में? लाहौर कलंदर्स के साथ तो कुछ हो गया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक दे कैन स्टेज अ कमबैक। उनके पास अभी भी एक चांस है, एक मैच उन्हें और खेलना है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। हो सकता है अपनी गलतियों से सीखे। कप्तानी अच्छी नहीं हुई शादाब खान की, बहुत सारे फैक्टर्स थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की शिकस्त के। आसिफ अली नहीं चले, इफ्तिखार अहमद नहीं चले, बहुत सारी चीजें जो थी। उस्मान ख्वाजा तो कामयाब हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको सोचना पड़ेगा जो पेशावर ज़ल्मी से कल मैच है उसके बारे में। साहब, जैसे कि आपने शुरू में भी कहा, मुझे लगता है कि बड़ी वेल कैलकुलेटेड टीम थी मुल्तान की, बड़ी उन्होंने कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली। कितना बड़ा डिसीजन ले लिया टॉस के हवाले से कि पहले हम बैटिंग करेंगे, हालांकि यूजुअली नहीं करे थे ऐसा। रिजवान अपनी रिवायत के खिलाफ गए और फिर उसको डिफेंड भी किया। रिजवान की कैप्टेंसी के हवाले से खास तौर पे आपको याद है जिस तरह वो आखिरी ओवर्स के अंदर फील्ड प्लेसिंग कर रहे थे, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, इस पर जरा कॉमेंट कीजिए, कैसा लग रहा था आपको देख के? देखिए रिजवान इमरान विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एक बड़ा मैच्योर क्रिकेटर बनता जा रहा है। हम खुद क्रिटिसाइज करते थे जब वो नहीं खेलता था, उसको कराची किंग्स ने बिठाया हुआ था, लेकिन जब से उसकी फॉर्म वापस आई है, कहते हैं ना कि एतमाद अगर किसी में आ जाए तो फिर हर चीज जिसको वो हाथ लगाए वो सोना बन जाती है। तो लगता यही है कि जिस तरीके से रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, काम कूल क्वाइट कप्तान है, विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के प्राइम टाइम से लाइफ टाइम जो है उनका प्राइम टाइम इस वक्त गुजर रहे हैं वो क्रिकेट के, और उनकी कप्तानी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन चला हुआ, लोग कहते हैं ना कि चला हुआ कारतूस है सुहेल तनवीर। 2007 में वो आए, लेकिन सुहेल तनवीर ने ये साबित किया कि तजुर्बा बिल आपसे तजुर्बा होता है। 4-5 बरस से वो पाकिस्तानी टीम से बाहर है, लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग की जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच रहे, बहुत जबरदस्त। ठीक है, मिर्जा साहब हमारे साथ ही रहिए। हमने एक ब्रेकिंग न्यूज पे जाना है। इस वक्त शहबाज गिल साहब वज़ीर आज़म के मुआविने हैं, इस वक्त कराची के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने शहबाज गिल साहब कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर कारकर्दगी पर। और इस वक्त लगता है कि तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत का खास फोकस नजर आता है, चूंकि इससे पहले फवाद चौधरी साहब और अब शहबाज गिल साहब कराची के अंदर मौजूद हैं। खैर, इस पर बात करते रहेंगे, आपको बुलेटिन में आगाह करते रहेंगे। मिर्जा साहब हमारे साथ हैं, तो वही से मिर्जा साहब, कैन यू हियर अस? जी आपकी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, हम अब चले, वक्त चूंकि कम है तो हम आज के मैच की बात कर लेते हैं। एक टीम जीती हुई है पहला मैच, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है ज़ल्मी की, और एक टीम हारी हुई है, उसका मोराल ओब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा डाउन होगा। मुझे लगता है इस्लामाबाद पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा। आप कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? बिल्कुल इमरान, आपने सही कहा। जिस तरह इस्लामाबाद के फैंस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस तरह इस्लामाबाद की टीम पर भी बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि आपको याद है जो आखिरी लीग मैच खेली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, 247 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और पेशावर ज़ल्मी ने 232 रन स्कोर कर लिए थे। और कल के मैच में कराची किंग्स को शिकस्त देने के बाद पेशावर ज़ल्मी का कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई होगा, और पेशावर ज़ल्मी की टीम मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि कहते हैं ना मरे हुए को मार देते हैं लोग, तो मरे हुए को मारने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान में कैपेबिलिटी है। कॉलिन मनरो अगर कल चल गए तो वो मुश्किल डाल सकते हैं, आज चल गए तो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पेशावर ज़ल्मी की टीम इस मैच के लिए फेवरेट है। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन एक तो हमारा माजी भी अपने तबसरों के अंदर थोड़ा सा मिर्जा साहब देख लें इस्लामाबाद का, दूसरा ही कि उस्मान ख्वाजा चले अगर मनरो नहीं चले, और लाजमी नहीं कि मनरो को आज भी बहुत ही अच्छी गेंद पड़ जाएगी और वो आउट हो जाएंगे। मिर्जा साहब
मिर्जा साहब हौसला दे दे इमरान को, ये यही सुनना चाह रहे हैं आपसे बस। देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना अरबला, उम्मीद पे दुनिया कायम है और तवक्को तो यही करनी चाहिए कि एक टीम जो 8 मैच जीत कर आई है अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। लेकिन जिस अंदाज से वहाब रियाज ने पेशावर ज़ल्मी की क़यादत की है, डैरन सेमी का दिमाग है उसके पीछे, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को युआन बोता और सईद अजमल की खिदमत हासिल है, लेकिन जिस तरीके से डैरन सेमी इस टीम को खिला रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की, मैं समझता हूँ थोड़ा सा एडवांटेज होगा पेशावर ज़ल्मी को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। लेकिन बैटिंग चल गई, अगर कॉलिन मनरो चल गए तो फिर साहब इस वक्त चूंकि विजुअल सामने आए तो मैंने कतई खिलामी की है। ये जो आर्टिफिशियल सेंटिमेंट्स कराची किंग्स के कैप्टन हमें दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इतना बुरा खेले, पहले बड़ी मुश्किल से एड़िया रगड़ रगड़ के प्लेऑफ्स में पहुंचे, फिर प्लेऑफ का मैच कल उनको प्लेट में रख के दे दिया। तो कराची किंग्स इतनी महंगी, इतनी बड़ी टीम, हैविंग स्टार्स लाइक बाबर आजम, आमिर, कैसे देखते हैं आप कराची किंग्स पे? तो जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखिए कराची किंग्स ने शुरू में स्लो खेला इमरान, आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 44 रन बनाए और बाबर आजम के बारे में बाद लोग उनके नाक़िदीन ये कहते हैं कि वो रन तो स्कोर करते हैं लेकिन वो स्ट्राइक रेट वो नहीं रख पाते, हालांकि उनकी टीम हार गई और उन्होंने मिस सेंचुरियां कई बनाई हैं। तो एक तो बाबर आजम पे क्वेश्चन मार्क है, दूसरे इमाद वसीम ने जो कप्तानी की उस कप्तानी पर भी सवालात उठ रहे हैं। आखिरी ओवर में आखिर में जो 2 कैचेस ड्रॉप हुए दानिश अजीज और थिसारा परेरा से, तो कराची की टीम जो थी वो पहुंच तो गई, लाहौर कलंदर्स वाले जो थे वो बड़े उदास थे, लेकिन कराची की टीम पहुंच गई, वो उस तरह का डिलीवर नहीं कर सकी। आमिर को देख लें आप, कल एक उन्होंने विकेट ली, वो ऊंची दुकान थी के पकवान वाला हिसाब था, आमिर नहीं चले, जिनसे बहुत तकिया, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो वही बात थी। तो अब देखें क्या होता है कल आज के मैच। चलो बातों की बात ना लाहौर गया ना कराची, अब बारी है पेशावर। इन्होंने मनना है मिर्जा साहब ऐसी नहीं थी, तुसी नहीं थी, इस तरह से कोई भी नहीं है, मतलब हम इसी सुकून में रहेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, मतलब आज आपने आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया है, राइट? जी, पेशावर ज़ल्मी इसलिए अरमला के उन्होंने कल जो मैच जीता है बड़ा टफ मैच था ना, एक ऐसी टीम जो इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैच हारी थी, 8 मैच जीती थी और नाकाबिले तस्खीर नजर आ रही थी, उस टीम को उन्होंने हराया। उनका मोरल जो है वो यकीनन बहुत, कराची किंग्स को उन्होंने हराया है, उनका मोरल यकीनन हाई होगा क्योंकि कराची नहीं, लेकिन कराची किंग्स से की निस्बत इस्लामाबाद यूनाइटेड का टीम कॉम्बिनेशन तो मिर्जा साहब बहुत अच्छा है, और फिर अगर टॉस फैक्टर भी थोड़ा सा सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर जाता है ना टेक्निकल एंड, और ओबियसली कल की उन्होंने गलतियों से सीखा भी होगा, प्रेशर मैचेस पहले भी उन्होंने खेले हैं, फाइनल विनर भी हैं वो, तो आपको लगता नहीं है कि इंप्रूव करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है यूनाइटेड आज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो कहते हैं दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो कराची किंग्स के जो कॉम्बिनेशन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, बस क्लिक करने की देर है। लेकिन जो मैच हार गई ना इस्लामाबाद यूनाइटेड तो थोड़ा सा डीमोरलाइज हुए और जो मैच और अगर मैं जल्दी से आपसे स्कोर के हवाले से पूछ लूं, क्योंकि कल 180 के आसपास जब हम गए आई मीन स्कोर गया तो वो डिफेंडेबल टारगेट हो गया, और मैं तो पहले ही मुझे लग रहा था, मेरी क्रिकेटिंग सेंस ये कह रही थी कि 165 प्लस जो स्कोर है वो डिफेंडेबल हो सकता है, और वो डिफेंड हो गया कल बड़ा आसानी से। तो आज क्या क्या टारगेट हो सकता है पहले खेलने वाली टीम का, क्या इतना ही टारगेट होगा? देखिए इमरान, अब जो पिच है अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम की थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो मैं समझता हूँ 170-175 पे मैच फंस सकता है अगर मुखालिफ टीम जो है वो अपनी बॉलिंग को सही तरीके से यूटिलाइज करे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान, ये आप चाय पिए, हौसला करें। दिस एनालिसिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय अरबला हसन आई बिलीव, और ये एका था, लेकिन इट्स ओके। नहीं देखिए, मैंने बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं की, जो बात की मिर्जा साहब ने की, आप चाय पिए, हौसला करें, पानी भी लाएं जी इनके लिए थोड़ा। अच्छा, जिनकी अपनी टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची और मिर्जा साहब की अपनी कराची जो कि बाहर हो गई, दे आर सेइंग टू अस जिनका आज एक चांस बाकी है, आज इट्स अ सेमीफाइनल, आज हम जीतेंगे तो हम फाइनल में थ्रू होंगे इंशाल्लाह। मैंने तो चाय पानी पूछी आपको कि थोड़ा हौसला होगा। कतई मतलब ये नहीं है कि इस्लाम जो पेशावर ज़ल्मी के फैन है, बिकॉज़ वी आर अ नेशनल चैनल, मैं सपोर्ट करी हूं, हां ये करी है, तो माइंड करने की जरूरत नहीं है, अच्छा मैच होना चाहिए। आई सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड वी बिलीव कि अच्छी क्रिकेट हो और आखिरी बॉल तक जाए और एक मजा आए, मतलब थोड़ा हाँ थ्रिलिंग मैच होना चाहिए। इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ स्किन इश्यूज के हवाले से जो सिर्फ खवातीन को नहीं होते, मर्दों को भी होते हैं। मौसमी तब्दीली ना सिर्फ इंसान के रवैये और बर्ताव पे असरअंदाज होती है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी इसका बहुत गहरा असर होता है। हम ज़्यादा गर्मी की बात करें या सर्दी की बात करें, हर मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ स्किन इशूज़ आते रहते हैं, लेकिन गर्मी में स्पेसिफिकली बहुत जल्दी हम कह लें स्किन के इशूज़ ओरिजिनेट होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तेज़ धूप और फिर बार बार आने वाली जो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उसकी वजह से हमारी परेशानी और भी बढ़ जाती है। सो अब हमने आज के टॉपिक हमारा यही है कि और सूरज भी तो इतना एग्जैक्टली धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, फिर आलूदगी का एक फैक्टर हो जाता है। सारी चीज़ें जो है इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि मौसम गर्मा में स्किन के बेसिकली इश्यूज़ कौन कौन से हैं, इनसे कैसा बचा जा सकता है, इसके हवाले से क्या प्रिवेंशन है, क्या एहतियात है, हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे अमराज जल्द हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सनिया, सबसे पहले तो हम स्किन इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली जो गर्मी का मौसम होता है इसमें कौन कौन से स्किन इश्यूज़ होते हैं? अच्छा, मतलब हम लोग अगर नोट करें ना पिछले सीजन्स में और इस सीज़न में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे स्किन इश्यूज़ में जो गर्मियों में आते थे वो फंगस के आते थे, एक्नी आउटब्रेक्स के, सोराइसिस के आउटब्रेक्स के, कोई भी फंगस की तरह की जो भी बीमारी हैं या बॉडी के ऊपर खारिश जिसको स्केबीज़ कहा जाता है, ये बहुत कॉमनली देखने में आती थी। लेकिन अब चूँकि जो कोविड का साथ एक आउटब्रेक साथ आया है और सारा इसके साथ जो कंबाइंड चीज़ें आ रही हैं, टू मच पेशेंट्स ऑफ हेयर फॉल प्लस एक्नी, ये दो जो रीजंस हैं, ये इतने पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि लोग बस दफ़ा बैग्स में अपने बाल लेके आते हैं कि इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। एक्नी आउटब्रेक्स बहुत आ रहे हैं बिकॉज सब बंदे मास्क पहन रहे हैं, हर बंदा मास्क पहन रहा है, तो स्पेशली मास्क एक्नी इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। और जो बाकी हमारे रूटीन के इश्यूज जैसे होते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्शन डल हो रही है, चेहरे पे पिगमेंटेशन, निशान, छाइयाँ बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉमनली जो पहले देखी जाती थी ये तो हमारी रूटीन में आ रही हैं। लेकिन अभी जो कोविड के साथ मैं नोट कर रही हूँ एक हेयर फॉल का इशू इट्स वेरी कॉमन और मास्क एक्नी, और ये मेल्स में ज़्यादा या फीमेल्स में ज़्यादा? दोनों में बहुत ज़्यादा। दोनों में आई एम वन ऑफ दोस्त कि मुझे लगता है कोविड के बाद से मेरे स्किन इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़े और बालों का इशू भी बहुत बढ़ा और बहुत सारी खबरें कंप्लेन करती हैं। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए इस सारी सिचुएशन में? अच्छा, एक तो जब भी बाल गिरते हैं लोग इसको रिलेट करते हैं कि मेरे सडनली हेयर फॉल होना शुरू हो गया, मैंने शैम्पू चेंज किया या ये किया। लोग भूल रहे हैं कि कोविड 3-4 महीने पहले होता है, एक बीमारी का नाम है टीलोजेन इफ्लूवियम जिसको कहा जाता है। जब भी बॉडी पे कोई स्ट्रेस आता है तो उसके 3 से 4 महीने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है और कोविड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस जो पिछले कुछ अरसे में रहा है लोगों पे, इधर मेंटल और फिजिकल। तो उसकी वजह से जो हेयर फॉल शुरू हुआ है लोगों में, उसके लिए मैं सबको ये कहती हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, मल्टीविटामिन स्पेशली जिंक, विटामिन डी और आयरन, इसका इंटेक बढ़ा दें ताकि ये आपका नेचुरली तौर पे चाहे डाइट से करें चाहे सप्लीमेंट्स की फॉर्म में करें, इन चीज़ों का इंटेक बढ़ा दें ताकि आपका कुदरती तौर पे हेयर फॉल जो है वो रिकवर कर जाए। बिकॉज ये बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, जो बॉडी पे स्ट्रेस के आने की वजह से। प्रोटीन इंटेक में क्या बढ़ा सकते हैं? एग्स हो गए, कीमा हो गया, मुर्गी हो गई, इस तरह की चीज़ें। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, जूसेस का इंटेक अच्छा रखें, इससे एकदम रिकवरी में पेशेंट आना शुरू हो जाता है। और जो मास्क एक्नी है जो ज़्यादा एक कॉमनली और हमें देखने में आ रही है, उसमें सबको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आपने मास्क लगाना है सुबह चेहरा वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाएं और फिर मास्क पहने, या सबसे बेहतर है कि मॉइस्चराइज़र लगा के सन ब्लॉक की एप्लीकेशन कर लें, मास्क पहने, आपके पोर्स कभी ऑक्लूड नहीं होंगे, पोर्स कभी डैमेज नहीं होंगे और उसकी ऑक्लूजन की वजह से एक्नी नहीं आएगा। बिकॉज जब हम मास्क पहनते हैं तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और जब पोर्स ब्लॉक होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी डर्ट आ रही है, जो भी जर्म्स आ रहे हैं, उसके अंदर जाके उनको एक कह लें ब्लॉकेज जब देते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो वो एक्नी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि सुबह फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाएं अच्छा सा, ताकि आपके पोर्स भी बंद रहें, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। उसके पास जब आप मास्क पहनेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी, ना कोई रैशेज होंगे और ना आपके फेस पे एक्नी आएगी। ठीक है, ये जो आपने डर्ट का फैक्टर डिस्कस किया, खासतौर पे मेल्स के अंदर मैं अक्सर देखता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड आपकी स्किन है और सबसे ज़्यादा आप केयरलेस भी उसी को लेकर हैं, लोग नहीं करते। मेल्स तो बिल्कुल यूजुअली केयर नहीं करते। तो क्या आप तफवीज़ करती हैं मेल्स को, खास तौर पे मोटर बाइक्स के ऊपर बाहर आप जाते हैं, सूरज तेज है, धूल मिट्टी है, क्या तफवीज़ करती हैं? सिंपल सा सोल्यूशन है, सुबह चेहरा वॉश करके एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, उनकी स्किन के ऊपर कोई डैमेज नहीं आएगा इस तरह से। लेकिन ये कि रिपीट एप्लीकेशन 4 से 6 घंटे के बाद क्या डॉक्टर रिकमेंड करेगा या खुद से भी मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है? प्रेफरेबल डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, बिकॉज डिफरेंट स्किन टाइप्स में डिफरेंट सन ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ऑयली स्किन होती हैं, कुछ ड्राई, कुछ कॉम्बिनेशन, तो उनके अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक्स होते हैं।
हैं तो ऑलवेज गेट इट रिकमेंडेड। अच्छा डॉक्टर सैनी, एक बड़ा कॉमन से हमारे एक है कि हमारे जब हमें गर्मियाँ आ गई हैं, धूप में जाना है, तो हम सबसे पहले अपनी स्किन और चेहरे का ख्याल रखते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे हाथ भी एक्सपोज्ड हैं, हमारे पैर भी एक्सपोज्ड हैं, और फिर एट द एंड जब हमारे हाथों का और पाँव का कम्प्लेक्शन चेहरे से डिफरेंट होता है तो फिर वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कल के वक्त। तो आपने ओवरऑल जो चीज़ें आपकी सन के आगे एक्सपोज्ड हैं उनको आपने किस तरह से बचाना है? अगर तो फिज़िकल बैरियर्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कंप्लीट स्लीव्स वाली शर्ट हो गई या ग्लव्स हो गए, हैट हो गई, लार्ज ब्रिम हैट जिसको कहते हैं, वो ले लें, अम्ब्रेला ले लें अगर आपको वॉक करनी पड़ रही है। तो फिज़िकल बैरियर्स हैं जो आपको सनलाइट से बचाते हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ लोग सोचते हैं कि मैं बाहर गया तो मैंने सन ब्लॉक लगाया, घर में थे तो सन ब्लॉक नहीं लगाया। हम सारा दिन ब्लू रेज के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, सारा दिन मोबाइल्स हमारे हाथ में होते हैं, सारा दिन कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी के सामने हम होते हैं। तो जिसकी जॉब ऑक्यूपेशन ऐसी है तो ये ब्लू रेज हमारी स्किन को कॉन्स्टेंट डैमेज करती हैं। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है कि मैं बाहर जाऊँगी या जाऊँगा तब मैं सन ब्लॉक लगाऊंगा, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप चाहे घर में हैं या बाहर हैं, सन ब्लॉक की एप्लीकेशन मस्ट है, बिकॉज ये ब्लू रेज सनलाइट घर की लाइट से आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो आप जो जिक्र करिए तो बच्चों के सब बच्चे भी बहुत एक्सपोज्ड हैं, खासतौर पर लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल्स और टेलीविजन ऑब्वियसली। तो बच्चों के लिए क्या कोई खास एहतियात है या बच्चे सन ब्लॉक बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों के इनफैक्ट कुछ सन ब्लॉक्स आते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप बेशक बड़ों वाला सन ब्लॉक यूज़ कर लें, बिकॉज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन तो एक ही उन सब चीज़ों में होता है। तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, सन ब्लॉक का यूज़ रखें, 50% स्किन इश्यूज करेक्ट रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ रैशेस भी होते हैं इस मौसम में स्पेसिफिकली, क्योंकि स्वेटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही होती है और फिर हम उस तरह से केयर भी नहीं कर पाते हैं, तो रैशेस का भी एक एलिमेंट होता है और बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? रैशेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर तो फंगल, क्योंकि इस सीज़न में कॉमनली जो है फंगस, जिसको उर्दू में फफूंदी कहा जाता है या उल्ली भी कहते हैं, जो कॉमनली लोग जिसको बोलते हैं, तो उसमें बेहतरीन हल ये है कि एक मरतबा पहले तो डॉक्टर को चेक करा लें, डर्मेटोलॉजिस्ट को, कि वो देख लें कि क्या ये फंगस का ही रैश है और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट रिकमेंड करा लें। बाज़ लोगों को कॉन्स्टेंट की चीज़ रहना शुरू हो जाती है लगातार, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि कोई एंटी फंगल बॉडी वॉश इस्तेमाल कर लें वीक में एक बार, फोर्टनाइटली या 15 दिन में एक बार। तो उनका जो बॉडी के ऊपर फंगस के जो जरासीम रह जाते हैं वो भी उससे क्लियर हो जाते हैं, तो ये इशू ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाता है। कुछ लोगों को एक तरफ तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन ठीक नहीं है, पोलन एलर्जी वगैरह की वजह से रैशेस, वो खुद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की स्किन को हो जाते हैं। फिर अगर एज फैक्टर इसमें एडेड हो और कुछ डायबिटिक वगैरह पेशेंट्स हो तो उनको भी स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ आपकी डाइट और खाने पीने से मुतालिक है या फिर इसके लिए कोई मेडिसिन आप लोग तफवीज़ करते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है? क्या आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, या खुद से इसको क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए। रीज़न ये है कि हर स्किन इशू का कोई ना कोई रीज़न होता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि स्किन जो है एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपके माइंड में क्या इशू चल रहा है या बॉडी पे क्या अंदर इशू चल रहा है। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, ये चीज़ें शो करती हैं कि आपके अंदर क्या इशू चल रहा है। तो इसलिए हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो रूल आउट कर सकें कि एक्चुअली रीज़न क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें। जैसे आपने बताया कि ओल्ड एज में और डायबिटिक्स में सबसे कॉमन इशू क्यों आता है ड्राई स्किन का, कि एक बॉडी में फैट की लेयर होती है जिसने वाटर को लॉक किया होता है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कम होती है तो बॉडी की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। इन लोगों को जब तक हम एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग चीज़, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग चीज़ रिकमेंड नहीं करते, इनका इशू रिजॉल्व नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इनको चीज़ एडवाइस करनी होती है। सेकेंडली, मॉइस्चराइजिंग सोप्स हमेशा यूज़ करें, स्पेसिफिकली जो मेडिकेटेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डर्मेटोलॉजिस्ट तक तो एक्सेस नहीं है, लेकिन टीवी तक है जो आपको देख रहे हैं, तो उनको अगर आप कुछ तजवीज़ दे दें कि ये चीज़ प्रिकॉशंस ले लें। बिल्कुल, एक तो अच्छा कोई भी मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग लोशन अपनी रूटीन में रखें और मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग सोप्स जो होते हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजर्स डले होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप्स जो होते हैं, नॉर्मली उनको मैं इसलिए नहीं कहूँगी यूज़ करें बिकॉज उनसे स्किन डैमेज मजीद बढ़ जाता है, वो स्किन को ड्राई कर देते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग सोप्स का इस्तेमाल रखें, साथ मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल रखें, आपकी स्किन ठीक रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया कि आप और बाकी इस मौसम में बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं। हम स्पेसिफिकली खवातीन की बात नहीं करें, जैसे मर्द हजरात को भी हमने कहा कि उनको भी बहुत सारे स्किन रिलेटेड है, लेकिन मॉइस्चराइज करना और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर यही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। और अपनी डाइट का ख्याल रखिए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दरअसल है मखलूक की खिदमत ही इबादत रब्बे बारी ताला। अल्लाह किसी को किसी चीज़ का मोहताज ना करे। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं और ये दुआएं और कई इस तरह के लाजवाल दुआया कलिमात को पढ़कर अपनी अलग पहचान बनाई एक शख्सियत ने। उनका नाम है अमजद फ़रीद साबरी। और आज हम अगर बात करें अमजद फ़रीद साबरी साहब की तो आज उनकी 5वीं बरसी मनाई जा रही है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इतनी दिल जमी से पढ़ा और अमर कर दिया। अमजद फ़रीद साबरी के हवाले से बात करें तो कराची के मारूफ कवाल घराने में पैदा हुए और उन्होंने कवाली के शोबे में अपनी सलाहियतों के लोहे को ऐसे मनवाया जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। अमजद फ़रीद साबरी साहब के हवाले से आपको बता रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहरत हासिल की और उनकी ख़ानदानी लेगेसी थी। साबरी बरादरान आपको याद है ताजदार हरम और जैसी कई मशहूर कवालियाँ जिन्होंने शोरा आफाक उस वक्त लोगों के दिलों में घर किया, बहुत ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनके खालिक थे साबरी बरादरान। उसी लेगेसी को अमजद साबरी साहब भी लेकर चल रहे थे और आज ही के दिन उनको शहीद कर दिया गया था। इस वक्त अमजद फ़रीद साबरी साहब के बेटे मुजद्दिद बड़े अच्छे तरीके से अपने फादर की लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। उनकी फैमिली को अमजद साहब के जाने के बाद मुश्किलात भी पेश आईं, लेकिन उनकी वालिदा ने अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो मरकूज़ रखी और अब जो मुजद्दिद फ़रीद साबरी हैं वो इस वक्त कवाली बाकायदा तौर पर कर भी रहे हैं। खैर अमजद फ़रीद साबरी साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। हमने ज़रूरी समझा कि आज हम उनका जिक्र करें, उनको याद करें। इसी नोट पर जी अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, लेकिन शाम को हमारी मुलाकात होगी आज के इंपॉर्टेंट मैच के हवाले से और मैच में जाते जाते जरूर छेड़ के जाऊंगी। आज देखते हैं कौन जीतता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड या लेकिन आप करती है ना तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम लविंग इट। अच्छा जी कोई बात नहीं, मैच देखेंगे। और मेरी बेस्ट विशेस हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, PSL 7 के लिए। ये उठा मैं यहाँ से धक्के दूंगी। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। आपसे शाम को मुलाकात होगी और एक्सप्रेसो में इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह ने के बानों में।